मैं म्यूजिक दे देती हूँ, है ना। सिर्फ अपनी सांसों पे ध्यान, पहली सांस और जाने वाली सांस। थोड़ा सा कम कर दीजिए ब्लूटूथ। सिर्फ अपनी आती हुई सांसें और जाते हुए सांसों पे ही ध्यान रखिएगा। कोई भी आंखें नहीं खोलेगा मास्टर। अपने ध्यान को पूरी तरह अपनी सांसों पे लाइए, अपनी सांसों पे केंद्रित कीजिएगा। हर अंदर आती हुई सांस को ध्यान दीजिए और हर बाहर जाती हुई सांस पे अपना ध्यान केंद्रित कीजिएगा। देखिए, जब हम अंदर सांसें ले रहे हैं तो किस तरह से ऊर्जा हमारे अंदर आ रही है। महसूस कीजिए मास्टर इस ऊर्जा को। और बाहर जाती हुई सांसें हमें पूर्ण तरह से हल्का और हल्का कर रही है। ढीला छोड़ दीजिए अपना शरीर, बिल्कुल तनाव रहित। शरीर के किसी भी हिस्से में कोई तनाव नहीं। अभी हमें अपने भीतर की यात्रा करनी है। बाहर की दुनिया का जो भी शोरगुल है उसे ध्यान हटा दीजिए मास्टर। अपना पूर्ण तरह से अपने अंदर हो जाइए, अंतर्मुखी हो जाइए।
देखिए, जब हम अपनी अंदर की यात्रा करते हैं तो कितना सुंदर है हमारे अंदर। हम तो बेकार में ही बाहर भटक रहे हैं, सब कुछ तो हमारे अंदर ही है। महसूस कीजिए अपने अंदर को, सुनिए अपने अंदर की आवाज, क्या बोल रहे हो हमसे। कितनी शांति है यहाँ पे। एकदम शांत हो जाइए, बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए अपने शरीर को, बिल्कुल तनाव रहित, एकदम शांत। बहुत कर ली हमने विचारों की गुलामी। अब सिर्फ अपने सांसों पे ध्यान दीजिए, विचारों के पीछे मत भागिएगा, वो आएंगे और जाएगी। विचारों का तो काम ही है आना और जाना, पर आपको उनकी तरफ ध्यान नहीं देना है। अगर विचार आते हैं तो वापस अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए, अपनी नासिका द्वार पे ध्यान दीजिए और देखिए अपनी अंदर आती हुई सांसें और बाहर जाती हुई सांसें। जब हम सांस बाहर फेंक रहे हैं तो वो हमारे शरीर की सभी तकलीफों को, तनाव को, परेशानियों को अपने साथ बाहर लेके जा रहे हैं। आज हम अपने अंदर की यात्रा करेंगे, सिर्फ अपने अंदर की। ना कोई सोच, ना कोई फिक्र। ये समय सिर्फ अपने आप से जुड़ने का है। सिर्फ अपने साथ ही रहिए। जब हम हर रोज ध्यान करते हैं तो हमें आनंद आने लगता है और एक आदत सी बन जाती है। फिर बाहरी दुनिया की किसी भी चीज का हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ ध्यान और ध्यान। हो जाइए इस ध्यान में। ये समय है अपने आप से मिलने का। अपनी सांसों के साथ ही जुड़े रहिए।
आंखें बंद ही रखें, शरीर को ढीला छोड़िए, बिल्कुल तनाव रहित। बस हम और हमारी सांसें, इसी के साथ बने रहिए मास्टर। धीरे धीरे हम सभी गहरे ध्यान में जा रहे हैं। बने रहिए अपने इस ध्यान में, इस गहराई में, डूबते चले जाइए इसमें। सिर्फ अपने सांसों के साथ ही रहिए, ना कोई सोच, ना कोई विचार। हम और हमारी सांसें, यही हमारे गुरु है, यही हमारे मित्र है, इसी के साथ ही रहिए। जो भी नए जुड़ रहे हैं, ध्यान की स्थिति में बैठ जाइए। सभी ध्यान के जो तीनों बंद है उनको लगाइए और ध्यान में बैठ जाइए और डूब जाए इस ग्रुप ध्यान में। जब हम इस तरह ग्रुप में ध्यान करते हैं तो 3 गुना एनर्जी हमारे अंदर आती है। महसूस कीजिएगा इस ऊर्जा को मास्टर। बने रहिए इस ग्रुप एनर्जी के साथ। बस अपना ध्यान सिर्फ अपनी आती हुई सांसें और जाती हुई सांसों के साथ ही रखिएगा। एक टाइम ऐसा भी आएगा जब आपको मेरी आवाज सुनाई नहीं देगी, आप इतने गहरे ध्यान में चले गए हों। महसूस कीजिए उस ध्यान को, वही सही अवस्था है ध्यान की। मन तो भटकता है, पर हमें उससे भटकने नहीं देना है, वापस अपने सांसों पे लाना है। और अपनी सांसों की माला पिरोनी है। और इस आनंद में डूब जाना है।
ध्यान की एनर्जी को महसूस कीजिए मास्टर, ये जो आपके तहसार से अंदर जा रही है, आपके अंदर आते हुए अपने पीछे रीढ़ की हड्डी से आपके पूरे शरीर में फैल रही है। महसूस कीजिए उस ऊर्जा को। जो हमारे शरीर में फैल के हमें पूरी तरह से रोग मुक्त कर रही है। जाने दीजिए उसे सभी पार्ट्स में। बस अपने रीढ़ की हड्डी सीधी ही रखें, जिससे फ्लो को कोई रुकावट ना आए आपके बॉडी में फैलने से। और अपना ध्यान अपनी सांसों के साथ ही रखिए। बने रहे अपने ध्यान में, डूबे रहे इस आनंद में जो हमें इस ध्यान से प्राप्त हो रही है। एकदम हल्का, सब कुछ हल्का महसूस हो रहा है। दूर दूर तक कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, बस हम और हमारी सांसें और हमारे अंदर की यात्रा। पहचानिए अपने आप को, कौन है हम, क्यों आए हैं हम इस संसार में, क्या पर्पज है हमारा आने का, क्या उद्देश्य है हमारी लाइफ का। देखिए मास्टर, बहुत हाई एनर्जी है हमारे ग्रुप में अभी। सभी लोग फायदा उठाइए इस एनर्जी का, अपने सांसों के साथ ही रहिए, मन को भटकने मत दीजिएगा। अगर वो इधर उधर जाता है तो वापस लाइए उसको अपनी सांसों पे। लड़ना नहीं है हमें उसके साथ में, लेकिन अपनी ध्यान को हमें, अपनी चेतना को हमें अपने सांसों में वापस लाना है, फिर वो विचार भी अपना आप ही चले जाएंगे। जब हम इसे हमेशा प्रैक्टिस करेंगे, विचारों से हटने का, अपने ध्यान को सांसों पे लाने का, तो एक समय ऐसा भी आएगा जब हम पूर्णतया से विचारों से दूर हो जाएंगे। वही होगी सही स्थिति हमारे ध्यान की। बस 2 मिनट और मास्टर, बने रहिए अपने सांसों के साथ। बहुत सुंदर ध्यान, बने रहिए अपने इस ध्यान में। देखिए कितना आनंद आ रहा है इसमें, सारी थकावट, सारी चिंताएं सब दूर हो जाती। बस जरूरत है अपने सांसों के साथ रहने की, अपने अंतरात्मा के साथ रहने की, अपने अंदर जाने की।
बस कुछ पल और अपने साथ मास्टर। धीरे धीरे हम अपनी चेतना में वापस आएंगे, पर आंखें कोई नहीं खोलेगा मास्टर। महसूस कीजिए अपने आसपास के वातावरण को। कहाँ पे बैठे हैं आप? धीरे धीरे हाथ पैरों की उंगलियों को हिलाइए। बस 10 सेकंड और। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। 5 सेकंड के लिए सभी अपनी हथेलियों को खोल के अपनी आंखों पे रखिएगा, पिरामिड बना के। और धीरे धीरे हथेलियों के अंदर ही अपनी आंखें खोलें और मुस्कुराते हुए ध्यान से वापस आइए मास्टर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सबको मेरे साथ ध्यान करने के लिए। बहुत अच्छा ध्यान लगा, बहुत बढ़िया। थैंक यू मम्मी। गुड गुड गुड। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा। आपकी थकान हट गई होगी, घूम के आए होंगे अभी। आज मैं भीग भी गई थी और जरा सा रिलैक्स हो रहा है। अच्छा, ठीक हो जाएगा ध्यान करके सब कुछ। तभी आ गई ध्यान हाँ। में, सूचना भी आ गई, सब आ गए। अब सीधा स्वाध्याय किया जाए या पहले एक्सपीरियंस लेना है? दी पहले स्वाध्याय करा लें, फिर लास्ट में एक्सपीरियंस लेंगे। स्वाध्याय करा लीजिए पहले। स्वाध्याय के बाद एक्सपीरियंसेस ले लेंगे या कोई क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे तो। अगर किसी को कुछ क्वेरी होगी तो हाँ, आप स्टार्ट कीजिएगा। दे उनको वो कर लीजिएगा, हाईलाइट करेगा। अवनी माँ भी आई हैं आज। बढ़िया बढ़िया ध्यान हुआ है और पूरे देवभूमि सचमुच योग भूमि हो गया है। इतना एनर्जी फ्लो हुआ है और हमारे बहुत सारे मास्टर्स उसको रिसीव भी किए हैं। बहुत बढ़िया ध्यान हुआ है और मुझे भी पूरा वाइब्रेशंस होने लगा और मैं भी आप लोग के साथ में बैठ गई। और बद्री सर अपना ऊर्जा देते रहे हैं आप सब लोग को, और लोग जुड़ेंगे ऐसे उन्होंने मुझे मैसेज दिया है। तो ऑल द बेस्ट और थैंक यू बहुत। मैंने ऐसे मोबाइल खोला है और मुझे देवभूमि का मेडिटेशन समय दिखाई दिया तो मैंने ज्वाइन कर ली। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू माँ।
थैंक यू माँ, तो थैंक यू। आपके प्रेजेंस से हमारी गुरु की ऊर्जा और बढ़ गई माँ, थैंक यू। थैंक यू सो मच। तो आज का हम लोग स्वाध्याय शुरू करते हैं। 7 मिनट ज्यादा ही हो गए। आज का स्वाध्याय हम लोग शुरू करते हैं। सब लोग 30 सेकेंड्स के लिए अपनी आंखें बंद कर लीजिए। आज ऊर्जा वैसे ही बहुत ज्यादा है। आइए हम टीना मरियम मैम, कविता जी, सीतायन में जितनी भी किरदार हैं, माँ सीता, रामचंद्र, मिथिला, अयोध्या, सबकी ऊर्जा से जुड़ जाए, सबकी चेतना से जुड़ करके पितामह को प्रणाम करते हैं, आत्मवंदन, बाबा जी को आत्मवंदन करते हुए ये इच्छा से कि जो भी हमें चाहिए हमारे जीवन में, जो भी प्रश्न है हमारे जीवन के, वो आज हमें यहाँ से मिल जाएंगे। हर तरह से हम इस किताब की पूजा से जुड़ करके ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए तैयार है और धन्यवाद करते हैं यूनिवर्स का कि हमें ये मौका मिला इसे जानने का और समझने का और अपने जीवन में उतारने का। धन्यवाद करती हूँ मैं आप सबका अपने समय निकाल कर हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस स्वाध्याय के लिए। धन्यवाद सभी का। अपने हाथों को धीरे से खोल के अपने आंखों पे लगा लीजिए और जो आंख बंद करके सुनना चाहे वो कंटिन्यू करें आंख बंद करके। तो अभी तक हमने देखा सीता जी का विवाह हो गया है और विवाह के बाद का क्या होता है, ज्यादातर बहुत उथल पुथल होती है माता पिता के मन में। वो चाहते हैं कि जो भी लास्ट मिनट का ज्ञान है वो अपनी पुत्री को दे सकें ताकि वो अपने जीवन में बहुत खुश रहे। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे रहना है। वैसे ही माता भी अपना उनके भी मन में चल रहा है कि हाँ वो जाना है उनको छोड़ करके सीता माँ जी। तो ये सारी चीज में इसमें सबसे अच्छा है कि जनक बाबा सिर्फ सीता जी के बारे में नहीं सोच रहे हैं, वो रामचंद्र जी के बारे में सोच रहे हैं। कैसे उन्हें जितना भी जनक बाबा ने ज्ञान प्राप्त किया है ध्यान में आकर के या अपने जीवन से, वो सारा ज्ञान रामचंद्र जी को के साथ बांट सके। इस मन से वो रामचंद्र जी से बात करते हैं और उनके साथ जनक बाबा ने ये वचन भी दिया होता है कि वो अपना जो भी उनका खेत खलिहानों का ज्ञान है, सब चीजों का, वो सब उनके साथ साझा करेंगे। और इस तरह से जनक बाबा उनको हल चलाना सिखाते हैं। उन्हें स्थानीय परिषद का गठन जो भी है, जैसे हम आजकल देते हैं अपने यहाँ कॉरपोरेशंस हैं, वो अपने आप ही स्व संचालित होते हैं, किसी दूसरे को उसमें इंटरफेयर नहीं करना है। स्टेट्स अपने आप उनकी अपनी गवर्नमेंट होती है। तो ये सारी चीजें उस समय जनक बाबा ने सोची थी जब वो राज्य काज संभालते थे, एक राजा थे उस समय। तो ये सारा चीज वो बीज वहां से बोया हुआ है जो हम आज देखते हैं अपने एनवायरनमेंट में। और उन्होंने ये सारी चीजें ना रामचंद्र जी के साथ उन्होंने इस प्रकार साझा करी कि वो ये देख रहे थे कि विदेही अब आज से जब सीता जी यहाँ से चले जाएंगी, शिव जी का धनुष की ऊर्जा रामचंद्र जी के साथ चले जाएगी। वो वहां पर से ये देख रहे हैं कि कैसे विदेही धीरे धीरे नीचे आते जाएगा और अयोध्या में का साम्राज्य और भी विस्तार होगा और किस तरह से रामचंद्र जी की जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। तो वो उनको पूरे मन से प्रिपेयर करने की कोशिश करते हैं कि जिससे पहले कि वो यहाँ से जाएं। तो उन्होंने रामचंद्र जी ने रण विद्या की निपुणता वेदों में का ज्ञान ऋषि वशिष्ठ और विश्वामित्र जी से सीखी थी। किंतु अब उन्हें प्रशासन का जो प्रशासन की गुणता थी वो जनक बाबा से सीखनी थी। और जनक बाबा इसमें बहुत ही अच्छे थे क्योंकि वो कभी किसी पे राज नहीं करना चाहते थे, वो जाते थे और सबको सिखाते थे और यही नींव थी वहां की। तो यही चीज जनक ने रामचंद्र जी को सिखानी शुरू करी और उन्होंने देखा कि कितना विस्तार वो अपने पूर्वाभास हो गया था उनको कि अयोध्या का कितना ज्यादा विस्तार होना है आगे चल करके।
तो जब उन्होंने ये विवाह भी की भी बात है, तो इसमें बताया गया है कि विवाह जो सीता जी और रामचंद्र जी का विवाह भी हुआ है, वो सिर्फ ऐसे ही नहीं हो गया, वो जनक बाबा के मन के, उन्होंने चाहा था दोनों जगह की शक्तियों का और ज्ञान का विवाह हो। यानी कि मिथिला का ज्ञान और जो अयोध्या की शक्ति है, अयोध्या में बहुत ज्यादा सैनिक वगैरह सैन्य शक्ति बहुत ज्यादा थी और बाकी सब बहुत कुछ था, लेकिन ज्ञान जो था वो मैथिली में बहुत ज्यादा था, मिथिला में। तो उन्होंने चाहा कि दोनों का, दोनों जगह का, दोनों प्रदेशों का ये एक्चुअली विवाह हुआ था। और वो चाहते थे कि कैसा उज्जवल भविष्य हो, ना ही सीता जी का बल्कि अयोध्या का, राजा रामचंद्र जी का उज्जवल भविष्य हो। तो इस तरह से उन्होंने उनको सारी चीजें बतानी शुरू करी। और वो जानते थे कि अभी हमारी पृथ्वी निचले स्तर पे जाने का, निचले चक्र की ओर अग्रसित है और वहां पे आध्यात्मिकता धीरे धीरे लुप्त होने लग जाएगी। त्रेता युग में क्या हुआ था आते आते कि बहुत आध्यात्मिकता में लोग कम आने लगे थे। हमने देखा बाद में, हम जानते हैं कैसे कृष्ण जी के काल में कैसे कैसे थी, किस लिए उनको आना पड़ा था। तो उससे पहले ही ये सारी चीजें जनक बाबा को आभास थी कि ये आध्यात्मिकता का ज्ञान लुप्त हो जाएगा और लोग भौतिकवादी हो जाएंगे, लोग अपने बारे में सोचने लगेंगे, लोग ज्यादा मटेरियलिस्टिक हो जाएंगे। तो इसी कारण जनक बाबा ने अपने जीवन के आखिरी वर्षों को समर्पित करना चाहते थे, और इस ताकि आने वाले अंधेरे युग में के माध्यम में ज्ञान के माध्यम से वहाँ की जो भी आध्यात्मिकता है उसको संरक्षित कर सके। और यही ज्ञान उन्होंने रामचंद्र जी को हर तरह से समझाया, हर तरह से वो समझाने की कोशिश की। और उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से राजा एक प्रजा का सेवक होता है। उन्होंने रामचंद्र जी से कहा कि राजा हमेशा एक राजा प्रजा का सेवक होता है। यदि राजा प्रजा से दूर हो जाए तो उनका पालन पोषण भी नहीं कर सकता। और वो ये बताते हैं कि मिथिला में जितने भी परिवार हैं उनसे वो ऐसे जुड़े हुए हैं, सबके बारे में जानते हैं। इसी तरह से वो बोलते हैं राजा रामचंद्र जी से कि राजा जनक रामचंद्र जी से बोलते हैं कि आपको भी अपनी प्रजा से जुड़ना है, हर व्यक्ति से, चाहे वो कितना भी विस्तृत राज्य क्यों ना हो, हम अपनी प्रजा से जुड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि, तो रामचंद्र जी बोलते कैसे जुड़ सकते हैं, मतलब हम जानते भी नहीं किसी को, इतना विस्तृत होगा तो मैं कैसे किसके हर एक के पास जाकर के जान पाऊंगा, मिथिला तो छोटा है। तो वहां पे जुड़ना आसान है, सभी किसान हैं ऐसे। लेकिन तो वो बोलते हैं कि राजा जनक ने बताते हैं कि कितना भी विस्तृत हो राज्य, आप अपने विस्तृत मन से जुड़ सकते हैं। जब हम चाहें तो हर एक को ध्यान की ऊर्जा से हम अपने मन को विस्तार करके हर एक व्यक्ति से हम जुड़ सकते हैं, उसके बारे में हम जान सकते हैं। तो राजा रामचंद्र जी को बड़ा ही आश्चर्य होता है। और वो कहते हैं ठीक है, मतलब उनको ये ज्ञान लेकर के बहुत खुशी होती है। और फिर वो बताते हैं कि हमें ना ये कोशिश करनी चाहिए, राजा जनक उनको बोलते हैं कि हमारा जितना भी राज्य है, जो जहाँ छोटा हो चाहे बड़ी जगह हो, हर एक जगह स्वशासन में प्रवीण हो। और उन्होंने लोकतंत्र की रचना के बारे में राजा रामचंद्र जी को बताया कि लोकतंत्र बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सब लोग अपने में आत्मनिर्भर होने चाहिए। और उन्होंने लोकतंत्र की रचना कैसे करनी है ये सारा ज्ञान रामचंद्र जी को सिखाया। और रामचंद्र जी ने आश्चर्य से पूछा, क्या लोग अपने गांव का शासन कर पाएंगे, क्या वो इतने अपने मन पर ही संयम नहीं रख पाते हैं, तो वो कैसे अपने हर गांव छोटा छोटा, हर राज्य अपने आप कैसे शासन कर पाएगा, क्या वो कर पाएंगे, इतने निपुण होंगे। तो उन्होंने राजा जनक फिर ये बताते हैं कि ऋषि मुनि क्यों हैं, वो इतना ज्यादा ऋषि मुनियों से क्यों जुड़े रहते हैं, कैसे वो उनके साथ जुड़ करके और कितनी सारा उनका साथ बातें होती हैं। तो वो ये बताते हैं ये हमारे ऋषि मुनियों का दायित्व है कि वे लोगों को सिखाएं कि किस प्रकार अपने मन को नियंत्रण करा जाए। ये राजा का नहीं है, ये ऋषि मुनियों का कर्तव्य है, जिससे कि वे अपने समुदाय पर शासन कर सके। हमें बीज बोने हैं, हालांकि फल, वो बोलते हैं कि हमें इस बात का बीज बोना है कि सब लोग आत्मनिर्भर बने, कोई भी किसी पे जुड़े नहीं रहे, हर राज्य आत्मनिर्भर बने। और हमें विश्वास रखना है ये बात का। और वो कहते हैं हम अभी बीज बोएंगे तो हो सकता है बहुत समय लग जाए इन सभी को, लेकिन हमें ये करना है। तो वो बोलते हैं क्यों होता है ऐसा कि कई बार होता है कि लोकतंत्र डेमोक्रेसी के लिए मुश्किल होता है, क्योंकि लोग को आदत हो गई है शासित होना। जैसे हमारे मन को हम ना अपने मन के शासित,
आश्रय हो जाते हैं ना, जब तक हम ध्यान से नहीं जुड़े होते, धीरे धीरे निकलने में कितनी मुश्किल है। इसी तरह लोगों को भी बजाय शासन करके शासित होना पसंद था उस टाइम पर। अभी चीजें बदलती जा रही है हालांकि। वो कहते हैं स्वशासन और अपने वह आपसे आरंभ होना चाहिए। राजा राम को बोलते हैं वो आपसे आरंभ होना चाहिए, क्योंकि आने वाले सहस्त्र शताब्दी के लिए आप ही नींव रखेंगे। और कहते हैं आप इसकी नींव डालने वाले हैं, मैं ये देख सकता हूँ, मुझे पूरा आभास है। इसीलिए वो इतना ज्यादा रामचंद्र जी को ना, रामचंद्र जी 2-3 दिन और रुके होते हैं, कई दिन विवाह के पश्चात भी विदाई से पहले। और जनक बाबा उनको पूरा ज्ञान देने की कोशिश करते हैं, किस तरह से स्थापना भी करनी है, ये सब हो रहा होता है। और इधर सीता जी का होता है कि वो एक बार मतलब वो भी अपने उनके भी बहुत उथल पुथल से थे। वो सोचती हैं कि अकेले जा रही हैं और नया जगह है एकदम, तो वो अपनी चारों जो उनकी सेविका होती हैं उनको अपने साथ ले जाना चाहती हैं। तो इस बारे में उन्होंने राजा जनक से भी बात कर ली होती है और रामचंद्र जी से भी बात कर ली होती है, और दोनों ही कहते हैं ठीक है। लेकिन इससे पहले कि वो पूरा निर्णय लें, वो चारों को लेकर के और उनको कहते हैं कि जंगल में चलने के लिए, और चारों को लेकर के वो जंगल जाती हैं और उनके सामने ये बात रखती हैं कि मैं चाहती हूँ कि आप चारों को मैं अपने साथ अयोध्या लेके जाऊं, और आप लेकिन बेहिचक मुझे अपने मन की बात बताइए, क्या आप हमारे साथ चलना चाहेंगे। तो सभी अपने मन की बात रखते हैं। तो उसमें उषा और उषा होती है, वो आराम से, रोहिणी भी बोल देती है। सोमा और उषा तो पहले बोलती है हाँ हमें आपके साथ जाना है। रोहिणी भी हाँ बोल देती है, पर मीनाक्षी को संकोच होता है कि उसको लगता है कि माँ मुझे लेके भी जाएंगी कि नहीं लेके जाएंगी, ऐसे है उनके साथ मन में बहुत व्यथा चली होती है। और माँ को रोहिणी की चिंता होती है, क्योंकि रोहिणी है जो उनका परिवार होता है, उनके भांजे भतीजे होते हैं, तो उन्हें लगता है क्या वो जा पाएंगी अपने, मतलब वो जुड़ाव, मत सिर्फ अपने बारे में एक ऐसे नहीं सोचते हैं कि मैं एक बोलूं और वो मेरे साथ चल दें। इतना प्रेम से है, इतना प्रेम है कि वो उनके मन की भी बात जानना चाहती है। और वो जब वो लोग तैयार होते हैं तभी वो आगे जाकर के राजा जनक को बोलती है मैं इनको ले जाना चाहती हूँ, और उनको बोलती हैं आप लोग तैयारी करिए चलने की हमारे साथ। फिर राजा जनक दोनों वहां पर से रामचंद्र जी और सीता जी को जंगल में लेकर के जाते हैं। और वहां पे जंगल में जब वो जा रही होती है तो वो देखती हैं कि वहां जंगल से ना मन ही मन बातें करती हैं सीता जी की, यह वन मेरी दुनिया रहा है, मैं यहाँ पली बड़ी हूँ, मैंने सब कुछ यहाँ से सीखा है, यहीं से जाना है, इसने मुझे सब सिखाया है, और मैं वन जीवन की बहुत आभारी हूँ। अपने हृदय से वो अपना हाथ रखकर आहिस्ता से चारों ओर नजर घुमाकर बुड़बड़ाती है और कहती है मैं प्यार से तुम्हारा साथ छोड़ती हूँ, मेरा प्यार आपको हमेशा सुरक्षित रखेगा। आपने मुझे जो ज्ञान दिया है उसे मैं दुनिया में कई हिस्सों तक लेके जाऊंगी। और ये उनका वन के प्रति बहुत आभार, दिल से आभार करती है और बहुत सारा प्यार, वो हमेशा उनसे जुड़ी रहेंगी मन से, ऐसा बोलती है। और वहां से अलविदा लेती है। और जितने भी लोग होते हैं वो सोचते हैं अब ये जगह माता सीता के बगैर वैसी नहीं रहेगी जैसे पहले थी। अब सब लोग अपने में होंगे, सब जगह शून्यता आ जाएगी एक तरह से। लेकिन सब लोगों को ये भी खुशी है कि रामचंद्र जी को देख करके माँ सीता अयोध्या जा रही हैं। अब विदाई का समय है। माँ सुनैना अपनी दोनों बेटियों को बहुत प्यार कर रही है, उनको गले से लगाती हैं, और उनके जो गहने हैं जिनसे वो बहुत ज्यादा प्यार करती है माँ सुनैना, वो गहने अपनी दोनों बेटियों को, क्योंकि उर्मिला जी की लक्ष्मण जी के साथ विवाह हुआ है, तो दोनों बेटियों को विदा करने से पहले उन दोनों को गहने देती हैं अपने। उर्मिला जी को वो कंगन देती हैं अपने, और माता को अपना ये चोकर बन देती हैं, और कहती हैं कि इसे तुम हमेशा पहने रहना, अपने गले से लगाना, इसमें मेरा प्यार है, आशीर्वाद है ये। मतलब माँ का भाव इतना सुंदर है कि वो अपनी माँ बेटी से इतना प्यार कर रही है कि वो छोटी छोटी चीजें ना उनको लग रहा है कि सीता जी अब जाएंगी, कैसे अलग होना है उनसे। इधर इधर रामचंद्र जी वो इतने दिन से हैं, मतलब विवाह के उससे आए ही नहीं थे, उनके पता भी नहीं था ऐसा होगा, मतलब ऐसे वैसे उनको पता था, अंतर मन से पता था सारी बातें, माँ जनक बाबा और रामचंद्र जी मन से मन जुड़े हुए थे।
लेकिन वो पहले से आ जाते हैं और सब चीजें हैं, तो उनको ना मिथिला से बहुत प्यार हो जाता है, बहुत प्यार। वहाँ की सादगी देख करके, वहाँ के लोग, वहाँ की मिट्टी, सब चीजों से बहुत प्यार है। वो कहते हैं कि मुझे मिथिला से प्यार हो गया है, श्री और जिसमें दुख का स्पर्श भी नहीं था। और इतना प्यार से वो बोलते हैं कि बिल्कुल भी दुखी नहीं है वो। मैंने आप लोगों से बहुत कुछ सीखा है और यहाँ बिताए गए दिनों से मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। तो राजा जनक मुस्कुराते हैं और कहते हैं, जो ज्ञान आपको यहाँ से प्राप्त है उसे सारे विश्व के कल्याण के लेके जाइएगा, रामचंद्र जी से बोलते हैं। और दोनों मतलब राजा जनक उनको कभी दामाद की तरह देखे नहीं, एक बेटे की तरह इतना उनको लगता है आगे का भविष्य उनके हाथों में सौंप रहे हैं, जैसे रामचंद्र जी के हाथों में हर तरह से, इस तरह से वो उनको सिखाते हैं हर चीज। तो इतने में जो चारों सखियां हैं सीता जी की, तो उनको लगता है अच्छा उनको आशीर्वाद कौन देगा, वो भी जा रहे हैं ना। तो राजा जनक को इसका आभास है और वो कहते हैं, क्या आपको लगता है मैं आपको आशीर्वाद दिए बिना जाने दूंगा? और उन सबको भी बहुत आशीर्वाद देते हैं चारों को, और बहुत प्यार करते हैं। और राजा जनक पहली बार मीनाक्षी को बोलते हैं, तुम्हारे उसके ताकि मन में ना हर चीज निकल जाए कि तुम्हारे पिता को प्रसन्न होने का कारण दिया है, तुमने इतने अच्छे से सारे कार्य, सारी जिम्मेदारियां उठाई उनके बाद से, और वो बहुत प्रसन्न होंगे। यह सुनकर उनको बहुत हल्कापन हो जाता है मीनाक्षी को यहाँ से जाने से पहले। और इस तरह से वहां पे मिथिला से उन लोग क्या खुशी खुशी से सारा ये सभी लोग की विदाई करते हैं राजा जनक जी। और वहाँ प्रेम खुशियों का झरना फूटता दिख रहा है कि सब जगह दैविक छवि है, सब जगह इतना प्यार है। और तो वो कहते हैं कि मुझे अपनी प्यारी मिथिला को छोड़कर नई जिंदगी की, माता को मन में चल रहा है कि वो जा रही हैं और उनको लग रहा है कि अब नया अध्याय उनके जीवन में शुरू हो गया, और वो बोलती है मुझे अपनी प्यारी मिथिला को छोड़कर नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए आगे बढ़ना तय है। और वो खुशी खुशी आगे बढ़ते हैं सभी लोग। ये है विदाई। थैंक यू सो मच। आज हम यहाँ ही समाप्त करेंगे ताकि क्वेश्चन आंसर्स ले सके। कल दोनों